श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे आनंद एवं राक्षस में घमासान। आनंद एवं राक्षस में घमासान के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो चल रहा है और यहाँ पर ये निशान होता है, चलते हुए वीडियो में इसको दबाएंगे, आपका अलग से कोई खर्च नहीं आएगा, इसलिए इसको अवश्य दबाना चाहिए। यदि फिर भी आपको लगे कि नहीं गलत है तो ये वाला निशान होता है, इसको कहते हैं नापसंद। अंग्रेजी जानकार ज़्यादा हैं तो उनके लिए डिसलाइक कहते हैं, इसको कहते हैं लाइक। और यदि आप इस वीडियो को अपने मित्रों को भी भेजना चाहें तो ये तीर वाला निशान दबाएंगे और तो इस वीडियो की कॉपी हो जाएगी। फिर आप जहाँ चाहे वहाँ ये इस कॉपी की लिंक, मतलब इस वीडियो की लिंक की जो कॉपी है वो भेज सकते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ आता है सब्सक्राइब, लाल अक्षरों के अंदर सब्सक्राइब, तो यहाँ उंगली लगाएंगे तो आप इस हमारे चैनल के सदस्य हो जाएंगे। फिर एक घंटी का निशान खुलेगा, उसमें आल सभी वाले पर दबाएंगे तो जैसे ही इधर से मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी कि इनके द्वारा एक नया वीडियो डाला गया है। तो आप तत्काल ज्योतिष से संबंधित जानकारी साथ की साथ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं आनंद एवं राक्षस संवत्सर घमासान। वर्तमान में जो चाहे वो ज्ञान बांट रहा है। फेसबुक और यूट्यूब और साथ में WT मतलब व्हाट्सएप, इन पर ज्ञान बांटने वालों की बहुत भरमार है। जब आप खुद वहाँ पढ़ने बैठेंगे तो दिन भर भी पढ़ें तो आप ज्ञान देने वाले की कमी नहीं रहेगी। और तब आपको महसूस होगा कि यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, जानकार तो सब फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, अभी जो बात चल रही है वो कोई बता रहा है आनंद संवत्सर है, कोई बताता है राक्षस संवत्सर है। एक किसी सभा का जो है एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें 20 लोगों के विद्वानों के नाम लिखे गए हैं कि ये सब राक्षस संवत्सर, इनने स्वीकृति दी है कि राक्षस संवत्सर ही इस वर्ष रहेगा। जबकि शास्त्रों ने भी भारत के 2 भाग किए हैं, उत्तर में संवत्सर और दक्षिण में संवत्सर। मेरे पास एक मैसेज आया था, सूचना आई थी कि आप उत्तर दक्षिण का भेद करके भी एक वीडियो बनाएं। तो मुझे ये बनाना भी था और फिर उस पोस्टर को देखा तो लगा कि महाराष्ट्र के 5-7 पंचांगकर्ता हैं, इधर गुजरात के 4 पंचांगकर्ता हैं, इधर मध्य प्रदेश के भी कुछ पंचांगकर्ता हैं, तो कि इनने भी राक्षस माना है। तो मैंने कहा भाई ये गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत, गुजरात, कर्नाटक, इधर हमारा ये राक्षस संवत्सर स्वीकार्य नहीं है। इसी प्रकार से हमारे मध्य भारत और उत्तरी भारत में भी कुछ लोगों ने इस संवत्सर को आनंद कहा है। तो देखिए, आनंद भी ठीक है, राक्षस भी ठीक है, हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो जब उन विद्वानों से संपर्क किया गया कि भाई आपने राक्षस की स्वीकृति कैसे दी, जब आपके यहाँ तो संवत्सर ही अलग चलता है, प्रमादी, परिधावी वगैरह वो संवत्सर उनके तो चलते हैं और इधर उनका पंचांगी कार्तिक से चलता है, तो उनके संवत्सर निर्णय का ढंग ही अलग प्रकार से है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी है, नाम लिख दिया गया है। तो देखिए, संवत्सर के संबंध में नारद जी ने भी लिखा है, हमारे वेदांग ज्योतिष ने भी इस पर कलम चलाई है।
उसके बाद वशिष्ठ सिद्धांत में भी इस पर लिखा गया है। दूसरी बात आती है कि जिसको कहते हैं लघु वशिष्ठ, भास्कराचार्य ने भी इस पर लिखा है। और आगे बात करें तो वशिष्ठ जी ने भी इस पर लिखा है। भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, ऐसे ही मकरंद ने भी लिखा है, गर्गाचार्य ने भी लिखा है, श्रीपति जी ने भी लिखा है, वराह ने भी लिखा है, आष्टी श्रेणी ने भी लिखा है। इन सब ने एक ही बात कही है कि संवत्सर गुरु की गति के आधार पर होना चाहिए। गुरु जैसे गति करता है वैसे इन संवत्सरों को मानना चाहिए, उसकी मध्यम गति के आधार पर। तो मैं आपको ये बताऊं कि श्रीपति जी ने तो लिखा है कि चूंकि मेरे से पूर्व के जितने भी विद्वान हुए हैं उन सभी ने एक बात स्वीकार करी है कि गुरु के आधार पर संवत्सर का निर्णय हो, इसलिए मैं भी इसको स्वीकार कर रहा हूँ। चूंकि उनने इसको स्वीकार किया है तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए गर्गाचार्य जी ने तो उसको उनके आधार पर स्वीकार किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। श्रीपति ने यह कह दिया है। और मकरंद के अनुसार थोड़ा संवत्सरानयन अलग प्रकार से है। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि चूंकि बृहस्पति जब एक ही वर्ष में 3 राशियों का स्पर्श करे तो वहाँ पर संवत्सर क्षय हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो संवत्सर का क्षय 100 वर्षों में 33 बार हो जाना चाहिए। देखिए, एक ने लिखा है कि वो 2 महीने में ही मकर राशि को पार कर गया। अरे मैंने कहा यार क्यों उठपटांग फेंकते हो? गुरु अतिचारी होता है तो भी उसकी गति 15 कला हो सकती है। 15 कला से ऊपर गुरु की गति नहीं होगी, अधिकतम 15 कला। तो 15 कला यदि गुरु की गति है, यदि मान लो 16 कला भी हो गई, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 16 कला हो गई, पर चूंकि वो पूरा ही 30 अंश 16 कला की गति से नहीं चलेगा, 15 कला और 15 से कम ही चलेगा। 12 कला, 13 कला, 10 कला, 14 कला, 13 कला, ऐसा चलेगा। 15 भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। 15 भी ज़्यादा समय नहीं टिकता है, वो 1-2 दिन 4 दिन टिक जाता है। फिर भी हम 15 कला की गति से यदि गुरु को माने तो गुरु एक राशि पार करेगा, मतलब 30 अंश पार करेगा। 30 अंश की कला करते हैं तो 1800 कला होती है। और 1800 कला पार करने में 15 कला की गति से चलता है, तो 15 एकम 15 और 8 में से 5 3, 15 दूना 30 और 1 शून्य। देखिए, न्यूनतम वो 15 कला की गति से चले तो 120 दिन, 120 दिन मतलब 4 महीने से पहले गुरु राशि परिवर्तन नहीं कर पाएगा। हाईएस्ट गति से चलने वाला गुरु भी पार नहीं करेगा। तो इसलिए कोई भी हम फेंक पट्टी करें तो सोच समझकर करना चाहिए। बिना विचारे ही कलम उठा दी कि 2 महीने में गुरु पार कर गया और 15 दिन के अंदर ये आनंद संवत्सर क्षय हो गया। अरे कुछ तो सोचो रे यार तुम। बिना सोचे कुछ भी फेंक पट्टी और फेसबुक पर न यूट्यूब पर न ज्ञान बांटने में लग गए हैं। अब उसके बाद यदि हम विचार करें तो देखिए, अब इन लोगों से कह देंगे यार क्यों ऐसा गलत लिख रहे हो, तो बस आपको ब्लॉक कर देंगे। अरे ब्लॉक क्या कर दे भैया, ब्लॉक कर दे, तेरे इतना कोई जरूरी नहीं है आपसे जुड़ा रहना। तो उठपटांग फेंकने से पहले हमें हिसाब लगा के देख लेना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूं क्या वो सत्य है। ये 120 दिन भी इस हाईएस्ट गति से आते हैं, मतलब परम गति, और इतनी परम गति नहीं रह पाती। इसलिए बृहस्पति 5-6 महीने में अपनी राशि बदलता है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष में पहले से ही गुरु
धनु राशि में चल रहा था। उसके बाद माना कि 1 महीने बाद ही मान लो वैशाख की अमावस्या पर वो मान रहा हूँ, आया नहीं, वैशाख की अमावस्या पर वो मकर राशि में आ जाता है। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्वयुज और कार्तिक की अमावस्या तक वो मकर राशि को पार कर सकता है और मकर राशि पार करके कुंभ में आ जाएगा। परंतु एक बात और ध्यान रखें कि जब गुरु परम गति से चला जाता है तो वो उसको वक्री होना भी जरूरी हो जाता है, तो वो वक्री हो जाता है वापस, और जब वक्री होता है तो वो वहीं घूमने लगता है। तो वक्री को भी ध्यान में रखें, ये सब ध्यान में रखें। पर जो 1 वर्ष में 3 राशि को पार करना, अर्थात संवत्सर से पहले ही किसी राशि में चल रहा था और वो संवत्सर लगा, माना वो धनु राशि पर पहले से चल रहा था और चैत्र महीने में भी शुक्ल पक्ष में भी धनु पर रहा और बाद में मकर पर आ गया और फिर संवत्सर समाप्ति से पहले कुंभ पर आ गया, तब ऐसी स्थिति में संवत्सर का क्षय होगा। परंतु मध्यम गति से, स्पष्ट गति से नहीं। यदि हम स्पष्ट गति से माने तो 100 वर्ष में 33 संवत्सर का क्षय होता है, जो कि संभव नहीं है। देखिए, ये मैंने एक चार्ट बनाया है संवत्सर के क्षय का। संवत 2001 में कर्क सिंह कन्या पर गुरु था, 2 में सिंह कन्या तुला पर था, 3 में कन्या तुला वृश्चिक पर था, 4 में तुला वृश्चिक धनु पर था, 5 में वृश्चिक धनु मकर पर था, 6 में धनु मकर कुंभ पर था। अर्थात संवत 2001 से लगाकर संवत 2006 तक बृहस्पति 3 राशियों में रहा, एक संवत के अंदर। तो 6 साल तक लगातार 6 संवत का क्षय हो जाना चाहिए। ऐसे ही देखिए, संवत 2010 में मेष वृषभ मिथुन, 11 में वृषभ मिथुन कर्क, 12 में मिथुन कर्क सिंह, 13 में कर्क सिंह कन्या, 14 में सिंह कन्या तुला, 15 में कन्या तुला वृश्चिक, 16 में तुला वृश्चिक धनु। इस प्रकार ये 3 राशियों में रहा बृहस्पति। फिर देखिए, संवत 2075 में तुला वृश्चिक धनु, 76 में वृश्चिक धनु मकर, 77 में धनु मकर कुंभ। अगर यहाँ आप संवत्सर के क्षय अगर गुरु के 3 राशि को स्पर्श करने के कारण एक संवत में अगर आनंद संवत को क्षय कर रहे हैं, तो 75 में भी एक संवत्सर क्षय होना था, 76 में भी एक संवत्सर क्षय होना था और 77 में भी एक संवत्सर क्षय होना था। देखिए, अब आगे की बात करते हैं। संवत 2082 में वृषभ मिथुन कर्क पर रहेगा, 83 में मिथुन कर्क सिंह पर, 84 में कर्क सिंह कन्या पर, 85 में सिंह कन्या तुला पर, 86 में कन्या तुला वृश्चिक पर, 87 में तुला वृश्चिक धनु पर, 88 में वृश्चिक धनु मकर पर, 89 में धनु मकर कुंभ पर। इस प्रकार 82 से लगाकर 89 तक 8 वर्ष तक 3 राशियों पर एक संवत में बृहस्पति रहेगा। तो वहाँ 8 संवत्सर क्षय होंगे क्या? नहीं होंगे। फिर देखिए, संवत 2091 में कुंभ मीन मेष पर, 93 में मेष वृषभ मिथुन, 94 में वृषभ मिथुन कर्क, 95 में मिथुन कर्क सिंह, 96 में कर्क सिंह कन्या, 97 में सिंह कन्या तुला, 98 में कन्या तुला वृश्चिक और 99 में तुला वृश्चिक धनु और संवत 2100 में वृश्चिक धन मकर पर रहेगा। इस प्रकार 33 वर्ष क्षय बनते हैं अगर ऐसे आनंद संवत्सर को क्षय करते हैं तो। पर हमने अर्थ का अनर्थ कर दिया और इसलिए हमने आनंद संवत्सर को क्षय बनाया। क्षय की तो सीधी परिभाषा ये है कि गुरु मध्यम गति से जब 3 राशियों का स्पर्श करे, स्पष्ट गति से नहीं, अतिचारी से नहीं। वो हाँ, अब आपका भी दोष नहीं है क्योंकि ऐसे श्लोक उपलब्ध हो रहे हैं। तो जिनने लिखा क्या था और उसका अर्थ क्या कर दिया, श्लोक क्या लिख डाला और अब हम क्या पढ़ रहे हैं,
उससे ये दिक्कत आ रही है। जब गुरु मध्यम गति से 3 राशियों का स्पर्श करे तो उस वर्ष संवत्सर का क्षय होता है। अब देखिए हमारे पितामह सिद्धांत जो कहता है, पितामह सिद्धांत के आधार पर हमारे उत्तरी भारत और मध्य भारत, उत्तरी भारत का जो है संवत्सर अलग प्रकार से होगा और दक्षिणी भारत, नर्मदा से दक्षिण में, दक्षिणी भारत का अर्थ है नर्मदा से दक्षिण में संवत्सर का आनयन अलग प्रकार से होगा। ऐसे ही मुहूर्त गणपति कार का कहना है कि नर्मदा से उत्तर में संवत्सर का आनयन वो स्पष्टमान से होगा, जबकि नर्मदा से दक्षिण में जो संवत्सर का आनयन है वो इस प्रकार से होगा। शक में 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़कर 60 का भाग लगाएंगे और प्राप्त शेषफल के अनुसार संवत्सर का नाम होगा। तो देखिए दक्षिणी भारत में तो जो कर रहे हैं वे चूंकि शास्त्र के निर्देश के आधार पर कर रहे हैं और उनका संवत्सर क्षय भी नहीं होता है, ऐसा मूर्त गणपति कहता है। पितामह सिद्धांत भी ये बात करता है कि नर्मदा से दक्षिण में जो है संवत्सर अलग प्रकार से आनयन होगा, संवत्सर का आनयन अलग प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से यदि हम कहें तो हम भले ही यहाँ आनंद और राक्षस के लिए घमासान करें, परंतु नर्मदा से दक्षिण में उनका हिसाब स्पष्ट है, उनको किसी से कोई घमासान करने की आवश्यकता नहीं है। वे जो अपना संवत्सर निकाल के चल रहे हैं वे उनके शास्त्रीय आधार पर सत्य हैं। परंतु यदि जब मुहूर्त सिद्धांतों के ऊपर जाते हैं कि मुहूर्त सिद्धांत में ये लिखा है कि संवत्सर क्षय में कोई शुभ कार्य नहीं होगा, तो वहाँ पर हमारा ये पितामह सिद्धांत और मुहूर्त गणपति वाला जो सिद्धांत हैं कि दक्षिण भारत में जो अलग प्रकार का संवत्सर होगा वो वहाँ जाकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो देखिए हम उस पर नहीं जाते हैं, तो भी एक बात और शास्त्रों में बताई है, क्योंकि चूंकि ये संवत्सर से संबंधित क्षय संवत्सर की बात पहले से भी तूल पकड़ी हुई है, इसलिए धर्म सिद्धांतकारों ने एक बात लिखी है कि यदि क्षय संवत्सर होता है तो उसमें मुहूर्त के समय जो लग्न हो उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो या केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह विद्यमान हो तो क्षय संवत्सर का दोष दूर हो जाता है। क्षय संवत्सर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं होगा। तो देखिए जितने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से शास्त्रीय प्रमाण दे रहे हैं, तो पहले तो उनको ये बात करना चाहिए कि क्षय संवत्सर में आपने मुहूर्त क्यों लगाए। अब आप कह रहे हैं कि आनंद तो क्षय हो गया था, तो सम्मत 2077 में किसी भी प्रकार का लग्न मुहूर्त आदि नहीं होना था, क्योंकि क्षय संवत्सर में शुभ कार्य नहीं होते हैं। तो ये पहले ही आपको निर्देश कर देना था पंचांग में कि भाई ये आनंद संवत्सर क्षय है, इससे जो है आप शुभ कार्य न करें, परंतु ऐसा हुआ नहीं, ये किसी प्रकार का कोई चक्कर पड़ा होगा। तो देखिए हम उस पर आगे चर्चा करते हुए ये बात करते हैं कि मान लिया जाए कि कोई संवत्सर क्षय हो जाता है, तो क्षय संवत्सर में क्या करेंगे। चूंकि हमारी ये इस प्रकार की जो लड़ाई है आनंद और राक्षस वाली जो अभी चल रही है, यही लड़ाई पूर्व के शास्त्रकारों में भी चलती रही है और इसलिए उनने क्या लिखा कि संवत्सर का क्षय होना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें जब हम कोई मुहूर्त कर रहे हैं और उसमें केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठा हो या लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो क्षय संवत्सर जन्य दोष दूर हो जाता है। तो देखिए अब आप ये बात समझ चुके होंगे कि नर्मदा से उत्तर में जो संवत्सर का आनयन होगा वो अलग प्रकार से होगा, नर्मदा से दक्षिण में जो संवत्सर का आनयन होगा
वो अलग प्रकार से होगा। दोनों ही में एक प्रकार का भेद पाया जाता है और वो पूर्व काल से ही रहा है और आगे तक चलता ही रहेगा। और इस संबंध में कई विद्वानों ने अपनी लेखनी उठाई है, जो मैंने आपको बताया है। क्या बताया है कि एक तो नारद जी ने कहा है, वेदांग ज्योतिष ने कहा है, उसके बाद हमारे जो है वशिष्ठ जी ने कहा है, वशिष्ठ सिद्धांत ने कहा है। उसके बाद अगर और बात करें हम तो सूर्य सिद्धांत में भी इस पर काफ़ी कुछ लिखा गया है। और इसके अलावा भास्कराचार्य ने भी इस पर अपनी लेखनी उठाई है। और आगे बात करें तो गर्गाचार्य जी ने भी लिखा है, श्रीपति जी ने लिखा है। उधर बात करें तो वराह जी ने लिखा है, पेतामह सिद्धांत ने लिखा है, आष्टी श्रेणी जो हुए हैं विद्वान, उनने भी इस पर अपनी लेखनी उठाई है। तो इस प्रकार से संवत्सर पर बहुत ही विस्तार से हमारे पूर्व के विद्वान लिख चुके हैं। और मकरंद ने भी इसकी गणितीय प्रक्रिया एक अलग प्रकार से बताई है। तो सभी प्रकार से यदि हम संवत्सर का आनयन करेंगे तो सभी प्रकार से संवत्सर का क्षय अलग अलग वर्ष में प्राप्त होगा। और इसीलिए इस लड़ाई झगड़े को मिटाने की कोशिश करना चाहिए। अब जैसे हम राक्षस संवत्सर को कह रहे हैं तो इसके पीछे ये है कि देखिए, हमारे एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं प्रियव्रत जी शर्मा साहब, मार्तंड पंचांगकर्ता, तो उनने भी इस प्रकार के संवत्सर का आनयन को स्वीकृति दी। और ऐसे ही एक जिन्हें 100 वर्ष का पंचांग हाथ से लिख के बना दिया हो बिना कंप्यूटर के, बिना कैलकुलेटर के, ऐसे विद्वान ने भी जो गणितीय प्रक्रिया दी उसके अनुसार भी राक्षस संवत्सर प्राप्त होता है। और इस राक्षस संवत्सर निकालने की जो गणितीय प्रक्रिया है, जो मैं कई बार बता चुका हूँ मेरे पूर्व के वीडियो में भी, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये राक्षस संवत्सर का आनयन होगा। तो उसके सूत्र की उपपत्ति सहित सूत्र दिया गया है, अर्थात सूत्र से हम राक्षस संवत्सर को निकाल सकते हैं। अब कुछ ने आनंद संवत्सर दिया है, ये भी गलत नहीं है उनके हिसाब से, क्योंकि उनकी गणित में यह प्राप्त हो रहा होगा, पर इसकी उपपत्ति लिखने वाला कोई नहीं है। यदि आनंद संवत्सर की उपपत्ति भी कोई लिख दे तो इस पर भी विचार करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिनने आनंद संवत्सर लिया है इस वर्ष, उनका कहना है कि दृश्य गणित से ये आता है, स्थूल गणित से ये आता है। तो देखिए, इसके सूत्र की उपपत्ति होने से हम इसको लेके चल रहे हैं। और दृश्य गणित में अगर किसी को इसके सूत्र की उपपत्ति पता हो तो वो सूत्र की उपपत्ति उनको लिख देना चाहिए। अब ये कहें कि आप मध्यम गुरु निकाल कर देखिए वो कौन सी राशि पर है, तो उसको निकालने की कतई आवश्यकता नहीं है। उसके सूत्र की उपपत्ति लिखिए, यदि वो सत्य है तो दूसरे भी इसको स्वीकार करेंगे ही करेंगे। इसलिए अपने को इसके सूत्र की उपपत्ति पर विचार करना चाहिए। इसके सूत्र को जो है मैंने व्यवस्थित लिखाया है, और इसके लिए आप मेरी पुस्तक विशोपकानयनम भी पढ़ सकते हैं। उसमें 700 वर्षों के भुक्त भोग्य निकाल कर मैंने दिए हैं। आपको मेहनत भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेष संक्रांति प्रवेश के समय कितना भुक्त हुआ और कितना और बचा है वो स्पष्ट रूप से निकाल कर मैंने विशोपकानयनम पुस्तक में दे रखा है। और इस वर्ष के पंचांग संवत 2078 के पंचांग में भी संवत्सर साधन का सूत्र लिखा है, परंतु विस्तार से मेरी विशोपकानयनम पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।